नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे दी थी, काफ़ी कुछ समझा दिया था और काफ़ी आप लोगों ने मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट्स करे कि आप लोगों को समझ में भी आया है। और उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ समझाने आया हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसमें हम लोग तीन तंत्रों को पढ़ते हैं या तीन सिस्टम को पढ़ते हैं। जो पहला सिस्टम है हमारा वो है गंगा नदी तंत्र, दूसरा हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो तीसरा है वो है सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों ही तंत्र की नदियां मतलब कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और सिंधु हो गई, इनमें ग्लेशियर का पानी प्रवाहित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें से 1114 किलोमीटर 1114 किलोमीटर जो लंबाई है वो है भारत के अंदर। इसके बाद ये क्या करती है, अपने उद्गम स्थान से निकलकर जब ये अरब सागर में गिरती है तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है 2880, लेकिन भारत में इसकी कुल कितनी है 1114 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी कहां से प्रवाहित होकर इसकी सहायक नदियां क्या है और ये अंतिम रूप से अपना जल अरब सागर में कब गिराती है और कब नहीं गिराती है। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है, जो सिंधु नदी है ये कौन कौन से दोआब बनाती है, इसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदियों पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। यदि इस क्लास में यदि लंबी वीडियो नहीं गई तो मैं आपको सारा समझा दूंगा, अदरवाइज मैं दूसरी क्लास में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहां होता है। इसीलिए मैं टाइम को बचाने के लिए पहले से ही एक डायग्राम बनाकर रखता हूं कि फटाफट आकर आपको समझा दूं, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम इतना है ना मेरे पास टाइम है। चलिए हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर मैंने एक लेआउट बनाया है इंडिया का, वो आप समझ लें। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन के अंदर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर वाला भाग, ये पूरा का पूरा वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग है वो किसका है, भारत का है। किसका है, भारत का है। ये वाली लाइन नहीं और ये वाली नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और इस लाइन के बाहर मैंने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो एक बात आप लोग सब क्लियर कर लें, इस लाइन के अंदर वाला भाग और इस लाइन के अंदर वाला भाग, यदि मैं यहाँ के और इस वाले पॉइंट के अंदर का भाग समझाऊं तो समझ जाना ये कौन, भारत की पूरी कहानी चल रही है। और इस लाइन के बाहर की बात करूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात चल रही है। ठीक, चलो तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आप लोग देखेंगे कि पहली बात, ये जो नदी है ये तिब्बत, नंबर एक कौन, तिब्बत वाले भाग में बहती है, तिब्बत से इसका उद्गम हो रहा है। दूसरा जो है वो कौन सा है, भारत, और तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान से होती हुई ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, तो हमने देखा है कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम बोखरचू ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर जो मानसरोवर झील में स्थित है, बोखरचू ग्लेशियर, या इसी को बोलते हैं चेमयांगडुंग, या कई कई किताबों में लिखा है चेमायोंगडुंग। क्या लिखा है, चेमायांगडुंग या चेमायोंगडुंग। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका उद्गम मानसरोवर झील के किससे, बोखरचू ग्लेशियर या चेमयांगडुंग या चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है। क्लियर है। तो यहां पर ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है और प्रवाहित होते हुए इसकी जो धारा है, ये धारा है ये भारत में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन फिर से ये पूछा जाता है कि भारत में इस नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, मतलब कि भारत की सीमा के अंदर ये नदी किस स्थान से प्रवेश करती है। तो आप दम से बोलना कि दमचोक, क्या बोलोगे, दमचोक, दम से बोलना दमचोक की भाई ये दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आपको पता है कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में दो श्रेणियां आती हैं। पहली हो गई जस्कर श्रेणी, एक कौन सी, लद्दाख श्रेणी। मैंने डायग्राम में ये जो लाइन बनाई है, एक लाइन ये वाली और एक ये लाइन वाली, इसका मतलब क्या है, ये जस्कर श्रेणी है और कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। चूंकि इंडस रिवर या सिंधु नदी इन दोनों ही श्रेणी के समांतर, ये बीच में मैंने रेड लाइन से शो किया है, ये समांतर प्रवाहित हो रही है और समांतर प्रवाहित होने के साथ साथ ये इस वाले बिंदु मतलब कि चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट हो जाती है, मतलब क्या, बाहर निकल जाती है। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, बोखरचू ग्लेशियर या चेमयांगडुंग ग्लेशियर या चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर ये भारत में दमचोक नामक स्थान से क्या होती है, अंदर होती है और लद्दाख और जस्कर श्रेणी के साथ समांतर प्रवाहित होते हुई ये चिल्लास नामक स्थान से बाहर की ओर निकल जाती है। फिर क्या हुआ, ये जब यहां से निकलेगी तो ऐसे निकलते हुए ये क्या करेगी, ये यहां पर ये क्या करेगी, अरब सागर में गिर जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई कि इसका
आपका इनकमिंग पॉइंट कौन सा है भारत में और आउटगोइंग पॉइंट कौन सा है, एंटरिंग पॉइंट कौन सा है और एग्जिस्ट कहां से होती है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी हम बोलते हैं पंजाब, पंजाब मतलब 5 नदियों का संगम, मतलब पंजाब कहलाता है 5 नदियों का क्षेत्र। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, उसी के नाम पर पंजाब को हम 5 नदियों का क्षेत्र कहते हैं या 5 नदियों का संगम कहते हैं। अब बात समझेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए कि बोकरचू ग्लेशियर के नीचे वाले भाग पर ये मानसरोवर में ही कौन सी है, राकसताल झील है। कौन सी है, राकसताल। कहीं कहीं लिखा है राक्षसताल, है ना, कहीं कहीं लिखा है राकसताल। तो आप इसके नाम को लेकर डरे नहीं, यहां लिखना सिंपल सा कौन सा, राकसताल झील। ये राकसताल झील से एक नदी और प्रवाहित होती है, उसे हम बोलते हैं सतलज। क्या बोलते हैं, सतलज। तो ये सतलज नदी प्रवाहित होती हुई यहां पर आती है। चलिए, ये सतलज नदी आ गई हमारी, ये सतलज प्रवाहित हो रही है, राइट। अब एक बात याद रखना, ये सतलज नदी आगे जाकर सिंधु की एक नदी कौन सी, चिनाब, कौन सी, चिनाब में जाकर मिल जाएगी। लेकिन मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं कि सतलज नदी क्या हुई, यहां से प्रवाहित हुई और यहां पर आकर आ गई, क्लियर है। और यहां पर कौन है, ब्यास कुंड, कौन है, ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से बोलो कौन सी नदी, यहां से आपकी ब्यास नदी निकलकर इस पॉइंट पर आकर मिल जाती है, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है, ब्यास प्लस सतलज का क्या है, पॉइंट है। यहां दोनों नदियां मिलती हैं और इसी पॉइंट पर आपका एक बैराज बना है, आपका एक डैम बना है, उसे हम बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं, हरिके बैराज, याद रखें आप लोग। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकलती है, उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऊपर से निकलते हुए, याद रखना ठीक, सारे के सारे क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है। क्या बोला मैंने कि यहां से राकसताल झील से एक आपकी नदी निकलती है, कौन सी, सतलज नदी निकल कर आई यहां पर। और इस स्थान पर एक नदी कौन सी आ गई, ब्यास कुंड से, कहां पर, ब्यास कुंड से ब्यास निकल कर आई और यहां पर संगम करके ये क्या करती है, ब्यास और सतलज मिलकर यहां पर संगम करती है, मिलाती है और यहीं पर क्या होता है, हरिके बैराज बनता है। और हरिके बैराज से कौन सी नहर, यहां पर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इतनी बात क्लियर होगी। और आगे जाकर ये जो आपकी सतलज नदी है, ये जो आपकी सतलज नदी है, ये क्या करेगी, ये आगे जाकर, ये देखो पॉइंट जा रहा है, यहां कर जाकर ये क्या करेगी, आपकी चिनाब की, बोलो किसकी, चिनाब की धारा में मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा चिनाब कहां से निकल कर आ रही है, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं। यदि आप देखोगे, ये मैंने आपको ऊपर याद रखना, ठीक है, एक बारालाचा दर्रा के बारे में बताया है कि बारालाचा दर्रे के निकट चंद्र और भागा, बोलो कौन सा, चंद्र और भागा। चिनाब नदी शुरुआत में चंद्र और भागा के नाम से बनती है। एक चंद्र की लहर आती है और एक किसकी, भागा की धारा आती है। और एक ये जो है आपका तांडी, बोलो कौन सा, तांडी नामक स्थान पर, ये तांडी नामक स्थान पर संगम करती है और ये चिनाब का रूप ले लेती है। तो ये चिनाब नदी आगे फ्लो हो रही है और ये निकल सीधे आगे कहां मिल जाती है, ये आपकी सिंधु नदी मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन सी, सहायक, चिनाब हो गई। कौन सी हो गई, चिनाब। तो चिनाब की मुख्य धारा हो गई और इसी चिनाब में ये सतलज आकर मिल गई थी। तो एक बात क्लियर हो गया कि जो सिंधु नदी है, इसकी मुख्य सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, चिनाब नदी है। और इसमें आकर कौन सी मिल गई थी, सतलज का पानी आकर मिल गया था। अब आप नीचे देखेंगे कि ये लिखा है रोहतांग दर्रा। क्या लिखा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से ये जो रावी नदी निकली है, रावी नदी भी क्या करती है, निकल कर ये आगे जाकर किसमें मिल जाती है, आपकी चिनाब नदी की धारा में मिल जाती है। क्लियर है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले क्या होता, सतलज आगे से निकलकर यहां आई थी और इस पर आकर ब्यास मिल गई थी, तो ब्यास प्लस सतलज का संगम हो गया था। फिर हमने क्या देखा, ये सतलज आगे जाकर चिनाब में मिल गई थी। फिर यहां पर क्या हुआ, चंद्र और भागा के रूप में कौन निकली, चिनाब निकली। और चिनाब सिंधु की क्या मुख्य सहायक नदी है, तो डायरेक्ट मिल जाती है और सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। फिर हमने क्या देखा, ये जो ब्यास कुंड के ऊपर रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से रावी निकलकर क्या करती है, चिनाब में जाकर मिल जाती है। क्लियर है। अब एकमात्र सहायक नदी बस्ती कौन सी, झेलम। कौन सी बस्ती है, झेलम। और ये ऊपर वाला जो भाग है, इस ऊपर वाले भाग में ये बेरीनाग झील से ये झेलम नदी निकलती हुई ये आपकी किसमें मिल जाती है, चिनाब वाले भाग में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। क्लियर है। तो क्या देखा आपने, देखा कि ये चिनाब क्या है, सिंधु नदी की बोलो क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहले तो ये चिनाब आके मिल गई, चिनाब में ऊपर से आगे कौन मिली, झेलम मिल गई। क्लियर है। यहां से कौन आई थी, सतलज। कौन आई थी, सतलज में कौन मिली, ब्यास मिली और इनका ये संगम हो गया। और रोहतांग दर्रे से कौन निकलकर, रावी निकलकर ये भी जाकर मिल गई। अब आप समझो, ये जो वाला भाग है, ये नदी कौन सा, झेलम वाला भाग और ये चिनाब वाला भाग, इसके ऊपर को बोलते हैं हम सिंधु सराय। क्या बोलते हैं, सिंधु सराय। क्या बोलते हैं, सिंधु सराय। तो याद रखना, यहां पर मैंने लिखा है कि रावी और चिनाब नदी के क्षेत्र वाले भाग को क्या बोलते हैं, सिंधु सराय कहते हैं, इस वाले भाग में।
क्लियर है। और यहां पर मैंने लिखा है झेलम और चिनाब, कौन सा, झेलम और चिनाब। तो आप लोग देख लोगे ये झेलम आ रही है आपकी और ये चिनाब आ रही है आपकी, ये वाला भाग कहलाता है आपका कौन सा, झुंग प्रांत। क्या कहलाता है, झुंग प्रांत। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि भाई सिंधु सराय क्या है और झुंग सराय क्या है या झुंग क्षेत्र क्या है। तो ये दोनों कौन है आपका, एक तो कौन सी नदी, एक आपकी रावी और एक कौन सी, चिनाब नदी, और दूसरा जो आपका कौन सा, झेलम और चिनाब नदी मिलकर बनाती हैं। तो हमने ये देखा कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थान बोखरचू ग्लेशियर है, सतलज का कौन सा है, राकसताल झील है, ये जाती है, ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा ऐसी घूमती हुई यहां दमचोक नामक स्थान से इंटर करती है और चिल्लाज से बाहर निकल के अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। और भारत के अंदर ब्यासकुंड से, रोहतांग दर्रे से, चंद्रभागा नामक स्थान से, तांडी नामक स्थान से और बेरीनाग नामक झील से ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी निकलती है और क्या करती है, ये आगे जाकर क्या होती है, चिनाब एवं सिंधु की नदी में या सिंधु की मुख्य धारा में मिल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। अब लेकिन आप एक बात समझे कि ऊपर यहां पर एक ग्लेशियर है, ऊपर एक ग्लेशियर कौन सा, रीमो ग्लेशियर। कौन सा है, रीमो ग्लेशियर। कैसे लिखते हैं, रीमो ग्लेशियर। कौन सा है, रीमो ग्लेशियर। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और एक है आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर में यहां पर एक नदी बहती है, उसे बोलते हैं नुब्रा। क्या बोलते हैं, नुब्रा नदी। कौन सी, नुब्रा नदी बोलते हैं, छोटा नू और बा में रा, नुब्रा नदी। और यहां पर ये जो एक रीमो ग्लेशियर है यहां से निकलती है एक श्योक नदी। क्या निकलती है, श्योक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, श्योक नदी। तो श्योक नदी यहां से निकली और इस पॉइंट पर मतलब लद्दाख में आके मिल गई, ये मैंने एरो बना के लद्दाख बना दिया। और इस वाले बिंदु से कौन सी निकली आपकी, नुब्रा। कौन सी, नुब्रा नदी। ये लद्दाख में मिलके एक नई धारा बनाकर आगे जाकर ये चिल्लाज से थोड़े पहले सिंधु की मुख्य धारा में मिल जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सियाचिन से निकलेगी नुब्रा और यहां पर रीमो ग्लेशियर से कौन सी निकलेगी, ये दोनों ग्लेशियर है, सियाचिन और कौन सा, रीमो ग्लेशियर। सियाचिन से निकलेगी नुब्रा और रीमो से कौन सी निकलेगी आपकी नदी, आपकी नदी निकलेगी श्योक नदी। और ये आकर लद्दाख वाले पॉइंट पर मिलकर ये आगे जाकर क्या होती है, एक धारा में, सिंधु की मुख्य धारा में मिल जाती हैं। अब हमने क्या देखा है, इस साइड वाले भाग में कौन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां से एक नदी आएगी कौन सी, गिलगित। क्या आएगी, गिलगित नदी। और ये गिलगित नदी क्या करती है, सिंधु की मुख्य धारा में आकर मिल जाती है गिलगित नदी, ये पाकिस्तान की ओर से। फिर क्या देखा है, यहां से पाकिस्तान, देखो ये पाकिस्तान लिख दिया मैंने, पाकिस्तान की एक और छोटी नदी है, एक और छोटी नदी से बोलते हैं स्वात नदी, इसे बोलते हैं पाकिस्तान का स्वर्ग। ये स्वात घाटी यहां पर है, स्वात घाटी, इसे पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। शायद आपको दिखा नहीं रहा, आप लोग नोट कर लेना कि स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। अब चूंकि क्या ये वाला पाकिस्तान का भाग है, कौन सा, अफगानिस्तान का भाग है, तो अफगानिस्तान से एक नदी निकल कर आ रही, कौन सी, काबुल। कौन सी निकल कर आ रही, काबुल। और ये काबुल नदी में कौन मिल जाती है, स्वात नदी मिल जाती है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। यहां कोई लफड़ा है ही नहीं है, सारा क्लियर है। अब यहां पर अफगानिस्तान के इस वाले भाग से एक नदी निकलती है, कौन सी, गोमल नदी। ये गोमल नदी निकल कर आ रही है। गोमल नदी में एक नदी मिलती है कुंदर नदी। ये सब कौन है, इसकी सहायक नदियां सिंधु की, गोमल नदी, कुंदर नदी मिलती है। और एक और नदी मिल जाती है छोटी सी, उसका नाम है झोम नदी। कौन सी, झोम नदी। तो अफगानिस्तान से आने वाले मतलब कि जब अफगानिस्तान से आप इस साइड आओगे तो आपको मिलेगी गोमल नदी और एक कौन सी, कुंदर नदी और एक कौन सी, झोम नदी। और ये मिथनकोट नामक स्थान पर क्या होती है, मिलती है। क्लियर है, मिथनकोट नामक स्थान पर कौन कौन, गोमल नदी, कुंदर नदी और कौन सी, झोम नदी। और अंत में जाकर ये सिंधु का जो पूरा का पूरा पानी कहां गिर जाता है, अरब सागर में जाकर गिर जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, इस पूरे मानचित्र में हमने यही देखा कि सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से या चिमयांगडुंग ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह नदी क्या होती है, दामचोक नामक स्थान में क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख जस्कर के समांतर प्रवाहित होती हुई ये चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में गिराती है। इसकी कितनी, 5 सहायक नदियां हो गई, कौन सी, रावी हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, ब्यास हो गई और कौन हो गई, सतलज हो गई। कौन सी हो गई, सतलज हो गई। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, तो चिनाब हो गई, क्योंकि चिनाब डायरेक्ट जाकर क्या होती है, मिल जाती है। चिनाब निकलती कहां से, तो ये बालाराचे दर्रे से निकलती है चंद्रभागा के नाम से, लेकिन आगे जाकर तांडी नामक स्थान पर संगम करती है और चिनाब के रूप में क्या होती है, सिंधु में जाकर मिल जाती है। फिर देखा कि चिनाब में ही ऊपर आकर कौन मिल गई, झेलम मिल गई और यहां से कौन मिल गई, रावी मिल गई। लेकिन जो सतलज नदी थी, ये सतलज नदी पहले क्या होती है, ब्यास से अपना संगम करके आगे जाकर फिर मिल जाती है। और इन्हीं क्षेत्रों को हमने क्या बोला कि जो क्षेत्र किसका है, रावी और चिनाब का, उसे क्या बोला गया, सिंधु सराय। और जो क्षेत्र किसका है, झेलम और चिनाब का, उसे क्या बोला गया, झुंग। कौन सा बोला गया, झुंग बोला गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें पता है कि देखो 2 नदियां होती हैं, ये 2 नदियां गई हैं, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सिंधु की अलग अलग नदियां कौन कौन से दोआब को बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सिंधु नदी गई ऊपर, कौन सी गई है, सिंधु गई है। और ये कौन सी गई, झेलम गई है। अब इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि